हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास है। एनीवन कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते कुछ मोटिवेशनल शब्द से अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सुनिए। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए, क्योंकि जो लोग अपनी मंजिल के लिए पागल होते हैं वो कभी देर तक सोया नहीं करते। बिस्तर से इतना प्यार भी मत करो कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए, क्योंकि जो लोग अपनी मंजिल के लिए पागल होते हैं ना, वो कभी देर तक सोया नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? ऑप्शन ए है वसुधैव कुटुंबकम, बी है पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी, सी है वन अर्थ वन नेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वसुधैव कुटुंबकम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के नेता भाग ले रहे हैं। यह पहली बार है जब भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ होता है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ब्राज़ील में किया जाएगा। वर्ष 2022 में 17वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। अब बात करते हैं G20 के बारे में। तो ये G20 है क्या? देखिए दोस्तों, G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। G20 की स्थापना 1999 को हुई थी और प्रथम G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2008 में अमेरिका में। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। और प्रथम G20 शिखर सम्मेलन 2008 अमेरिका में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें टोटल G20 में सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 20 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? 19 देश होते हैं और एक यूरोपियन यूनियन होते हैं। 19 देश कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA, यूरोपियन यूनियन। टोटल 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य होते हैं। 19 देश होते हैं। 19 देश हैं और एक क्या होते हैं? एक यूरोपियन यूनियन होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है ठाणे, ऑप्शन डी है इंदौर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? इंदौर है। चलिए आगे देखते हैं। इस दौरान भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के विजेताओं की पुरस्कार प्रदान किए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। पहली बार 10 लाख से अधिक जनसंख्या, दूसरी श्रेणी के 30 से 10 लाख के मध्य की जनसंख्या वाले शहर और तीसरे 3 लाख से कम आबादी वाले शहर को। तो इन लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कितने शहरों को नामित किया गया था? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 131 शहरों को शामिल किया गया था। कितने? 131 शहरों को शामिल किया गया था। बात करते हैं विनर कौन था। तो पहली श्रेणी 10 लाख से अधिक जनसंख्या, मध्य प्रदेश के इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद आगरा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। देखिए, इसके बाद में आगरा जो है उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था और ठाणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, वो तीसरा स्थान। तो पहला स्थान MP का था। ओके, सेकंड जो है यूपी का है, यूपी के आगरा में है और पहला मध्य प्रदेश के इंदौर में था। ठीक है। और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के ठाणे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरी स्टडी के तहत महाराष्ट्र के शहर अमरावती को पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर को तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरी स्टडी के तहत बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का परवाणु पहला स्थान है और हिमाचल प्रदेश का काला अम्ब दूसरे और उड़ीसा का अंगुल तीसरे स्थान पर रहा है। हिमाचल का काला अम्ब दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा का अंगुल तीसरे स्थान पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है महेश अकुल, बी है कार्तिक परदेसी, सी है अदीब अहमद, डी है सचिन कुमार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदीब अहमद। चलिए आगे देखते हैं। अदीब अहमद अबू धाबी स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक हैं। कौन है? प्रबंध निदेशक हैं। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स का आयोजन जो है हर साल मुंबई भारत के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में फिनटेक परिस्थिति तंत्र में व्यक्तियों और संस्थाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। फिनटेक इकोसिस्टम क्या है? फिनटेक इकोसिस्टम सभी प्रकार की वित्तीय प्रौद्योगिकी सेवाओं के तालमेल के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की एक अवधारणा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है गाजियाबाद, ऑप्शन डी है गुरुग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इस सम्मेलन का जो आयोजन है महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधनों पर चर्चा की गई है। इस सम्मेलन के द्वारा क्या किया गया है? तो इस सम्मेलन के दौरान में नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों के बारे में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन चंद्रमा मिशन है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है रूस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। तो मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन चंद्रमा मिशन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान का है। चलिए आगे देखते हैं। मून स्नाइपर को तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H2A रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। किस रॉकेट के द्वारा? तो H2A। इस मिशन को जापानी स्पेस सेंटर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। मिशन का मुख्य लक्ष्य है ब्रह्मांड के निर्माण एवं उत्पत्ति के बारे में जानकारी जुटाना है। इस मिशन का मेन लक्ष्य जो है वो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई थी, इसके बारे में ये जानकारी जुटा करके लाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अन्य देशों के चंद्रमा मिशन का नाम हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है चंद्रमा मिशन के बारे में, तो जो भी डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट है अन्य देशों के चंद्रमा मिशन का उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो लूना मिशन है ये रूस का है, चंद्रयान भारत का है, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ था। चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ था, चंद्रमा पर पहुंच भी गया है। ओके, बात करते हैं अपोलो तो ये अमेरिका नासा का है। अब जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जॉक्सा, अब जॉक्सा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जॉक्सा के बारे में। जॉक्सा की जो स्थापना हुई थी वो 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? टोक्यो जापान में है। इसके अध्यक्ष कौन है? यामाकावा हिरोशी है। कौन है? यामाकावा हिरोशी है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 सितंबर, ऑप्शन बी है 8 सितंबर, ऑप्शन सी है 9 सितंबर, ऑप्शन डी है 10 सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 सितंबर को। चलिए आगे देखते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि दुनिया भर में साक्षरता दर को बढ़ाना है। साल 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74.4% है और 1947 में देश की साक्षरता मात्र 18% थी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग G20 की थीम हो गई, ठीक है, और चंद्रयान 3 के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पुट भी होगा। और जापान अभी ने जो चंद्रमा पर मिशन भेजा है वहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जो थीम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग फॉर फाउंडेशन फॉर
सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 की थीम। 2022 की भी पूछ सकते हैं, 2023 की भी पूछ सकते हैं, तो दोनों यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। 2022 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। तो दोनों थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य को सलेम सागो को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है बिहार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं, सलेम सागो को जाव वारिसी के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में साबूदाना का 80% से अधिक उत्पादन सलेम क्षेत्र में किया जाता है। सागो का उपयोग भोजन, कागज निर्माण, वस्त्र, सौंदर्य प्रशासन, फार्मास्यूटिकल्स, खनन और शराब सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, तमिलनाडु के अन्य जीआई टैग। तमिलनाडु में और भी जो जीआई टैग प्रदान किए गए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोडाईकनाल मलाईपुरु, पलानी पंचमीर्थम, डिंडीगुल ताले को और कंडागी साड़ी को। तो तमिलनाडु के कोडाईनाल मलाईपुरु को जीआई टैग प्रदान किया गया है, पलानी पंचमीर्थम को और डिंडुगुल ताले को और कंडागी साड़ी को। बात करते हैं कि जीआई टैग कौन प्रदान करता है। जीआई टैग के प्रोवाइडर कौन है, तो जीआई टैग के प्रोवाइडर है औद्योगिक और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये कितने दिन के लिए होता है, तो 10 सालों के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। हाल ही में किस देश ने एबॉर्शन को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एबॉर्शन को किस देश ने एबॉर्शन को अपराध की श्रेणी से निकाल दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको। चलिए आगे देखते हैं, न्यायालय ने कहा है कि गर्भपात के लिए दंडित करने वाली व्यवस्था असंवैधानिक है क्योंकि यह महिलाओं के मानवाधिकार का हनन है। न्यायालय ने कहा है कि अब कोई भी महिला या स्वास्थ्य कर्मी को गर्भपात कराने पर दंडित नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मैक्सिको के बारे में। तो ये मैक्सिको उत्तरी अमेरिका देश का एक देश में मैक्सिको है और मैक्सिको की जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किसने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूजीसी के इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के लिए एक बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना होगा और इस मिशन के द्वारा शिक्षकों को 2 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई है। हाल ही में जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरयू, ऑप्शन डी है सोन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सरयू। जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई है, सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। चलिए आगे देखते हैं, यह जो क्रूज सेवा है अयोध्या के नया घाट और गुप्तार घाट के बीच शुरू की गई है। कौन कौन सी घाट के बीच में, तो क्रूज सेवा जो है वो अयोध्या के नया घाट और गुप्तार घाट के बीच शुरू की गई है। जटायु नाम की इस क्रूज को रामायण की थीम पर तैयार किया गया है। इस क्रूज के माध्यम से पर्यटक समृद्ध विरासत, प्राचीन मंदिरों व विभिन्न घाटों का दर्शन कर सकेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक नज़र में फटाफट। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। वहीं पर बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। अब हम बात करते हैं चंदावार का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध था 1994 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। फिर बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। वहीं पर बात करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध
1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। अब बात करते हैं चंदेरी के युद्ध के बारे में, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। पहले क्या हुआ? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा। ये ट्रिक है, पहले पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं चौसा के युद्ध के बारे में, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। बात करते हैं कन्नौज के युद्ध के बारे में, 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। अब बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, जो कि 1556 ईस्वी में हुई थी। इसमें अकबर ने हेमू को हराया। बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में, जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम कल के क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 1 ही सेकंड में। ओके, चलिए दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है कि 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना प्रारंभ की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कितनी भाषाओं में G20 संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजूरकर का निधन हो गया। इनका संबंध किस भारतीय घराने से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कितनी भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्चा में रही खिलाड़ी हिमा दास का संबंध किस खेल से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड महिला टूर्नामेंट किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारे वीडियो समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस लगा दीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त सखा जो भी हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, उसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसा लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।